हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में हम ये प्रयास करेंगे कि हम ज्यादातर वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसे यहाँ प्लॉट करें, उसे समझें, जिस रिवर के बारे में जो जानकारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ समझिएगा इस चीज को कि ये जो पार्ट है ये पार्ट काफी इंटरेक्टिव होना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे जो है वो बेहतर तरीके से नोट करेंगे। और एक चीज याद रखिए कि आपको एक काम करना है इस चैप्टर से कि आप जो है एक बड़े चार्ट पेपर पे वर्ल्ड मैप फ्री हैंडली जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ करा है इस प्रकार से आप जो है उसे ड्रॉ करें। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो याद रखिए ये PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोरे ज्योग्राफी पे मिल जाएगा। आप इसे ही प्रिंट आउट निकाल लें। फाइन, ये मैप बना हुआ है, इसे ही प्रिंट आउट निकाल लें या फिर जो मैप मैं प्लॉट करूं उसे स्क्रीन कराकर जो है वो प्रिंट आउट निकाल लें और इसे सामने रख लें। और याद रखें एक एक रिवर पे जो है आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स मैं बता रहा हूं स्टिकी नोट से उसे चिपकाना है। देखिए ये प्रयास आपको करना होगा। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लें, फाइन, और याद रखें ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में स्टिकी नोट्स इसे चिपका कर जो है आप अपने नोट्स को उस पर यानी कि एटलस पर और साथ में अपनी व्हाइट पेज की कॉपी पर इसे उतार लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल होगी। याद रखिए थोड़ी डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी और जो चीज मैं कह रहा हूं उसे आपको फॉलो करना चाहिए, ये नितांत आवश्यक है। और ये एक स्टेप है, याद रखिए ऐसे बहुत सारे स्टेप होते हैं सिविल सेवा परीक्षा में। अब मैं ये प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम मैं आप तक पहुंचूं, पर याद रखिए कि कदम अगर मेरी ओर से है तो आपके साइड से भी होना चाहिए। एक प्रयास है हमारा कि हम हिंदी माध्यम के रिजल्ट को अप टू दी मार्क्स करें, हम ऐसा रिजल्ट बनाएं। और ये हमारी टीम का है। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर आपसे कहूं तो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम ये डिस्कशन करते हैं। याद रखें कि एक बड़े मोटो के साथ हमें जो है वो स्टूडेंट के सामने आना चाहिए। याद रखें हमारा मोटो ये है कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट में हमारे प्रयासों से इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और याद रखें ये इंप्रूवमेंट आपसे आएगा, आपके सिलेक्शन से आएगा। फाइन, ये याद रखिए कि हम क्या हैं, तो हम सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके लिए जो है ये वीडियोस बन रहा है। अब इस चीज को समझिए कि अगर मैं यहां से एफर्ट पुट कर रहा हूं, हमारी टीम एफर्ट पुट कर रही है, तो आपका भी एक कंट्रीब्यूशन होगा। जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं वो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप सभी ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेंगे, उसमें स्टिकी नोट्स चिपकाएंगे और इसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लर्न करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए कि आप अगर इसे और भी बेहतर तरीके से हमारे इन प्रयासों को अगर आप चाहते हैं कि ये और नेक्स्ट लेवल आए तो समझिए इस चीज को कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो जो चीज आप यहां देख रहे हैं उसका नेक्स्ट लेवल हर सब्जेक्ट में, हर एक विषय में, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, गवर्नेंस हो, हर चीज में आपको जो है एक्सपर्टीज मिलेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल होगी। अगर आप चाहें और अगर आपका ये इरादा हो कि हमें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है और इंटरव्यू तक जाना है, अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, तो याद रखिए कि आपके पास तीनों वैलिडिटीज में ऑप्शंस अवेलेबल है मिनिमम कॉस्ट पर। याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता है। फाइन, ये कॉस्ट जो है वो स्टार्ट होता है 23,999 से और आप इसे जो है वो 42 मंथ की वैलिडिटी तक इंक्रीज भी करा सकते हैं और आप जो है उस वैलिडिटी का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। अब समझिए आपके पास पर्याप्त समय, पर्याप्त संसाधन होंगे। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, मतलब जब क्लास चल रही होगी बच्चे उस समय जो है हमारी तरफ से एक एक्सपर्ट बैठकर हैंड रिटन नोट्स बना रहा होगा। आपको वो हैंड रिटन नोट्स क्लास के तुरंत बाद मिलेंगे। बोर्ड वर्क जो होगा वो बोर्ड वर्क मिलेगा और साथ में टीचर ने जहां से पढ़ाया है वो क्रक्स भी आपको मिलेगा। फाइन, अब सोचिए आपके पास तीनों चीज आ गई। आपने क्लास अटेंड करी, क्लास अटेंड करने के बाद उसे डाइजेस्ट करा और साथ में आपको एक मेंटर अलॉट होता है। समझिएगा कि जब आपके पास मेंटर होगा, आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा वो डायरेक्टली आपको असिस्ट करेगा। साथ ही याद रखें कि आपके पास जो है वो SIP प्रोग्राम, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है आपको। याद रखें आपके पास SIP प्रोग्राम होगा जिसमें जो है वो प्री के पहले पूरा सिलेबस क्रैश कोर्स के फॉर्म में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी सब्जेक्ट की। मेंस के समय अगर आपका प्री क्वालिफाई होता तो सीधी बात है आप जो है सैटेलाइट मोड पर सीधे के सीधे यहां बुला लिए जाओगे। फाइन, मतलब सीधे आप जहां पर हैं वहां से आपको स्टडी IQ अपने खर्चे पर अपने स्थान पर बुलाएगा और फिर आपकी तैयारी कराएगा। इतना कुछ है आपके पास, बस एक स्टेप दूर है। आप समझ कर देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पैसा तो ठीक है भाई, आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए ये जो कॉस्ट होगा
ये काफी कम है एज कंपेयर टू उस चीज के जो आपको मिलने वाली है। फाइन। तो ये जो P2I बैचेस हैं, याद रखिए 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, और याद रखिए कि जो बच्चे लगातार देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप जरूर आएं, अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखें, अपने एफर्ट में इंप्रूवमेंट देखें, और आपको मजा आएगा। मैं स्पष्ट बात कहूंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। फाइन। याद रखें कि AK लाइफ मेरा कोड है, जब आप ये कोड लगाएंगे तो आपको इस कॉस्ट पर ये जो है वो मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं, और बहुत सारे बच्चे जो है वो देखते भी हैं, आते भी हैं बैचेस में, बट वो कोड लगाना भूल जाते हैं भाई। फाइन। इट इज़ लाइक अ एप्रिसिएशन फॉर मी कि अगर आप मेरे माध्यम से जो है वो जुड़ रहे हैं, तो ये एक एप्रिसिएशन होता है फैकल्टी को कि आपका पढ़ाना जो है वो बच्चों तक पहुंचा, और पहुंचने के बाद बच्चा जो है वो आगे बढ़ने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ। तो इट इज़ लाइक अ एप्रिसिएशन। अगर आप मेरा कोड AK लाइफ लेते हैं, तो अगर आप कोर्स लेते हैं तो इसका कोड जरूर यूज करें याद से। फाइन। इसके अलावा याद रखिए कि ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ये बैचेस जो है आपके लिए अवेलेबल हैं। इसमें जितने भी आप PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी कि सारे जो पॉपुलर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसे जो है अपनी वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली इसे प्रिवेल कर सकते हैं बेयर मिनिमम कॉस्ट पर। यहाँ पर भी जो है आपको मेरा कोड यूज करना होगा अगर आप इसे इस कॉस्ट पर लेना चाहते हैं तो। इसी के साथ आपके पास एक और ऑप्शन है, याद रखिए कि इसकी लास्ट डेट थोड़ी डिफरेंट है, 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। याद रखिए लाइव बैचेस होगा CSET के स्टूडेंट के लिए। फैसिलिटीज सेम है। आपको याद रखना है कि अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है इसका पार्ट बन जाए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां से जस्ट अ फ्यू सेकंड हम इसका बैकग्राउंड एडजस्ट करेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां ध्यान से समझिएगा, याद रखें कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आपको वर्ल्ड मैप पर कितनी रिवर्स प्लॉट करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको जो है नियर अबाउट, फाइन, नियर अबाउट 40 रिवर्स तो मैप पर ही बनानी पड़ेंगी। ठीक है। अब यहां समझिए कि इन 40 के अलावा जो हमें देखना है बाकी की, उन्हें रिवर पर प्लॉट करें ना करें, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो याद होनी चाहिए। ओके, तो हम प्रयास करेंगे 40 रिवर्स प्लॉट करेंगे, प्रयास का हम कर ही लेंगे। और साथ में हो सकता है 50 भी हो, तो थोड़ा सा भाई फ्लेक्सिबल रहना। 40 का है 30 भी होगा, 40 का 70 भी हो सकता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि प्रयास करें कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जिनको हमें प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटी हैं वो, लेकिन उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो फिर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ओके, अब आ जाएं, यहां ध्यान से देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसके नोट्स जरूर बनाएंगे। और याद रखिए कि मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का हम उस एक स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, जो बच्चा जो है वो बिल्कुल लेमैन है, उसने कुछ नहीं पढ़ा, और हमसे, मुझसे या हमारी पूरी टीम से वो जुड़ा, और उस जुड़ने के पश्चात जो है उसका सिलेक्शन हुआ, और फाइनल डे वो ये गुड न्यूज़ के साथ हमारे सामने आया। और याद रखिए, ये वो दिन होगा जब हमारा ये सारा प्रयास जो है वास्तविकता में सार्थक हो जाएगा। फाइन। जब एक स्टूडेंट जो है आकर या हमें कभी किसी कमेंट बॉक्स में या ईमेल में ये आंसर दे कि हमारा जो है वो आपसे दिए हुए गाइडेंस के कारण जो है हमारा ये सिलेक्शन इंश्योर हुआ और ये गुड न्यूज़ हमें मिले, इसके इंतज़ार में जो है वो हम अभी जो है वो वेट कर रहे हैं। और ये याद रखें कि आप सभी को ये प्रयास हमारा सफल कराना है, पहला अपनी मेहनत से, और दूसरा इसको थोड़ा सा जो है उस विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करें जो विद्यार्थी वास्तविकता में जो है तैयारी कर रहा है, और ये उस तक तभी पहुंचेगा जब आप इस सेशन को थोड़ा सा शेयर करेंगे। फाइन। तो प्रयास करिएगा कि हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं, इस सेशन को थोड़ा सा शेयर करें, और ये हमारा वर्ल्ड मैप जो है वो बनकर रेडी है। याद रखिए, मैं प्री बनाकर भी रख सकता हूं। जब मैं इस स्थान पर बनाया हुआ मैप यूज कर रहा हूं तो फिर मैं यहां पर भी प्लॉट कर सकता हूं, बट ये प्लॉट करने का रीजन समझिए। आपके सामने जब ये पिक्टोरियल मैनर में प्लॉट होता है तो याद रखिए आपको ये बनाने आने लगेगा कुछ समय में। ठीक है, तो आप प्रयास करिए थोड़ा सा कि आप सभी जो है वो इसे आवश्यक रूप से बनाना सीख लें। फाइन। तो ये इस प्रकार से जो है आपको दिखाई देगा। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये जो है हमें थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। आ जाए, यहां पर आपको जो है वो दुष्ट ब्रिटेन दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको ब्रॉडर सेंस में वर्ल्ड मैप दिखाई देगा। आइए हम एक एक करके जो है इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स प्लॉट करते हैं। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, हम इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे।
याद रखिए कि आपको रिवर्स के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। इसमें से एक जानकारी तो सीधी सामान्य आपको ये होनी चाहिए कि रिवर आती कहां से है, मतलब उसका ओरिजिन अर्थात उसका उद्गम स्थल कहां पर है। अब कुछ महाद्वीपों की रिवर्स के बारे में हम पहले देख चुके हैं फाइन, जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बारे में हमने देख रखा है, हम उसे भी एक बार जो है लास्ट में देखेंगे, मतलब ये पैकेज फुल पैकेज रहेगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको रिवर्स के लिए दोबारा कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। फाइन। अब दूसरी चीज याद रखिए कि रिवर्स को प्लॉट करते समय आपको कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज याद रखिए कि रिवर जो है आती कहां से, अब हर रिवर कहां से आती याद नहीं करना है। फाइन। कुछ रिवर्स कहां से आती हैं याद करना है, कुछ रिवर्स के बारे में यह याद करना है कि वो गुजरती कहां से है, कुछ रिवर्स के बारे में यह बात करनी है कि भ्रंश घाटी में रहती हैं क्या, कुछ के बारे में यह बात करनी है कि उसके किनारे सिटी कौन सी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आइए हम एशिया से ही स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा एशिया में आपको जो है सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। याद रखें एक यहां पर नदी दिखाई देगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस नदी को बेसिकली कहा जाता है ओब नदी, माफ कीजिएगा इधर इसे कहा जाता है लीना, और इस तरफ वाली नदी को जो है वो कहा जाता है ओब। फाइन। तो देखिए याद रखें मुख्यतः जो साइबेरिया का सेंट्रल पार्ट है ये ओब और लीना के बीच में है। इसे लीना भी कहा जाता है, लीमा भी कहा जाता है। फाइन, परेशान ना हो, रशियन वर्ड जो है वो रशियन ओरिजिन का वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस रिवर की बात कर रहे हैं, एग्जाम में आएगा आप समझ जाएंगे, आंसर भी लगा पाएंगे, परेशान ना हो। फाइन। तो ये जो है इस तरफ वाली रिवर है इसे कहा जाता है ओब, इसे कहा जाता है लीना। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है लीना। अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इन दोनों के बीच में साइबेरिया का विस्तार है और यहां से जो है वो कुछ नदियां निकलती हैं। ठीक, अब यहां याद रखिए एक नदी है जिसे कहा जाता है तुंगस्का। फाइन, ओके, इसे कहा जाता है तुंगस्का नदी। ठीक, ये सेंट्रल ऑफ साइबेरिया से जाती है। ठीक, अब याद रखिए जब मैं जो है वो पूरी एशिया की मैपिंग कराऊंगा तो उस क्लास में फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि तुंगस्का नदी जो है वो सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू अर्थात जो मध्य साइबेरिया का पठार है उससे निकलती है। ठीक, ये तुंगस्का है और इसी के पास आपको जो है एक और दिखेगी जिसे कहा जाता है लोअर तुंगस्का। फाइन, लोअर तुंगस्का। अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखिएगा कि अपर तुंगस्का लोअर तुंगस्का ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन आगे जाके जो है ये एक होती है। ठीक, तो यहां हमने ये तीन रिवर्स देखी। अब यहां पर एक चीज याद रखिए कि ये जो नदियां हैं ये ऊपर सागरों में अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक, अब यहां पर चूंकि ये साइबेरिया वाले पार्ट में है ये जमी रहती हैं, कुछ ही समय के लिए जो है ये बहना प्रारंभ करती हैं। पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन याद रखिए कि यहां पर ये जो तुंगस्का नदी है इसके अंदर या इसके आसपास का क्षेत्र याद रखिए तेल उत्पादन के लिए भविष्य में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तुंगस्का के लिए आपको एक डायमेंशन याद रखना है कि आने वाले भविष्य में इस नदी के आसपास से तेल निकाला जाएगा और इसमें अभी टाइम है, लेकिन इस नदी के नीचे तेल है ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब ये बहती है जिन स्थानों से निकलती है वहां कुछ कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, आपको ये ऑप्शनल में देखने को मिलता है, ये इस हद तक नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखिए कि भविष्य में चूंकि ये आएगा करंट में तो आपको उसके लिए रेडी रखना है। याद रखिए फुल परफेक्टली आपको अपने आप को जो है इन सारी चीजों के लिए, इन सारे डायमेंशंस के लिए, देखिए करंट अफेयर आएगा एक समय पे, फाइन, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आज से होगी। कोई इवेंट होने वाला है तो उसके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक विषय पर जो है अभी उन्होंने डिसीजन दिया, फाइन, जो समलैंगिक विवाह है उसके ऊपर डिसीजन दिया, आप सभी को शायद पता होगा, लेकिन ये याद रखें कि आपको हियरिंग के टाइम से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चल रहा है। फाइन, तो आप ज्यादा अपडेटेड रहेंगे। अब ये आने वाले समय में न्यूज में आएगा तो आपको पता रहेगा कि इसके बारे में क्या डायमेंशन आ सकते हैं। जो नया आएगा आप उसे सिंक इन करोगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगी। फाइन, तो ये तीन रिवर यहां याद रखिए। अब यहां ध्यान दें, यहां आपको एक और नदी दिखेगी जो बेसिकली कहां जा रही है, ये एटलस तरफ में शायद आपको जो है वो ना दिखे, जिसके पास ओरिएंट ब्लैक स्वान का होगा उसे दिखेगी, पर याद रखिए जीएस में ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस जो है उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता, अननेसेसरी बहुत सारी मार्किंग होती है। तो ओरिएंट ब्लैक स्वान का अगर आपके पास है तो आपको ये शायद दिख जाएगी, उसमें ज्यादा मार्किंग होती है, बट जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती। फाइन, इसे कहा जाता है कामचटका, ये जो प्रायद्वीप है इसे कहा जाता है कामचटका का प्रायद्वीप, और याद रखिए यहां पर जो नदी है इसे कहा जाता है
तुहास पासी, तुहास पासी। फाइन। अब ये याद रखिए बहुत छोटी नदी है, मतलब बड़ी नदी नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन काम की चीज ये है कि ये जो तुहास पासी नदी है, ये नदी भले ही ना एटलस में दिखे, ना ही जो है वो सर्च करने पर ज्यादा जल्दी दिखाई दे, बट काम की बात ये है कि कामचटका प्रायद्वीप वास्तविकता में स्टार्टिंग पॉइंट है रिंग ऑफ फायर का। अगर कभी प्रश्न बनता है तो याद रखिए इस क्लियरिटी को कि इस नदी से आप जो है रिंग ऑफ फायर को प्लॉट करना स्टार्ट करते हो। आंसर राइटिंग में जब आप ये लिखोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा हट कर दिखेगा, प्री में कभी आता है या फिर यहाँ पर कोई जो है ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो ये स्थान काम का हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा तुहास पासी ये नदी जो है वो कामचटका प्रायद्वीप के पास से निकलती है। ओके, अब यहां से अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। याद रखिए कि चाइना तरफ आपको जो है वो दो मुख्यतः नदियों को जानना चाहिए। वैसे तो चाइना की तरफ जो है आप कई नदियों को देख सकते हैं, लेकिन ये वाले पार्ट में आपको जो है वो मुख्यतः दो नदी को देखना चाहिए अभी, फिर मैं डिटेल में और भी ज्यादा रिवर्स बताऊंगा। ओके, एक याद रखिए यहां से जिसे कहा जाता है शिक्यांग नदी, एक है जिसे कहा जाता है शिक्यांग नदी, ठीक। और एक याद रखिएगा जिसे कहा जाता है होंगहो नदी या येलो रिवर, फाइन, या पीली नदी। ओके, पीली नदी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, याद रखिएगा पीली नदी जो है वो चीन का शोक या सौरो ऑफ चाइना कहा जाता है इसे। इसका वास्तविक नाम जो है होंगहो है। और ये भी याद रखिएगा कि इसके नीचे जो है शिक्यांग नदी दिखती है। शिक्यांग नदी के आसपास का क्षेत्र जो है चावल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और साथ में याद रखिएगा रेशम के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ओके, अब इसके साथ आपको याद रखना है कि ये जो शिक्यांग है एक और नदी है जिसे कहा जाता है यंगत्सी, फाइन। तो ये इसके पैरेलली बहती है इस प्रकार से, इसे कहा जाता है यंगत्सी नदी, ठीक। और याद रखिए जो यंगत्सी है और जो शिक्यांग है, फाइन, इसकी सहायक नदियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मतलब काटती एग्जैक्टली नहीं है बट आसपास रहती हैं, फाइन। तो आपको याद रखना है शिक्यांग और यंगत्सी, फाइन, ये दो नदियां हैं। ओके, और ये भी याद रखिए कई बार से यंगत सिक्यांग इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको इसको थोड़ा सा अपने माइंड पर क्लियर करना है। ओके, चलिए अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिए इस स्थान पर आपको जो है एक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है मेकोंग नदी, फाइन। यहां पर मैं यहां प्लॉट कर दूं, ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसके नोट्स बनाएंगे। और याद रखें कि आपको नोट्स बनाकर रखना नहीं है, उसे रिवाइज करना है, फाइन। मैं ये चाहता हूं कि जो लोग हमेशा रोज वीडियो देखते हैं कम से कम आप लोग एक चीज सो जो भी कमेंट करते हैं एक एक स्टूडेंट का कमेंट मैं रीड करता हूं। आप मान कर चलें कि ये वीडियो आप सुबह देखते हैं, एक बार जो है दोपहर के 2-2:30 बजे मैं आकर लंच करने के बाद जो है वो सारे कमेंट रीड करता हूं, और उसके बाद फिर शाम को 8:30-9 बजे के बाद या 10 बजे तक मैं एक बार और ओपन करके सारे कमेंट्स देखता हूं, फाइन। कुछ लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, फाइन। आपका एक एक करा कमेंट मुझ तक पहुंचता ही है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं भाई, फाइन। वहां पर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां पर आपको वीडियोस की अपडेट भी मिल जाएगी, फाइन। तो और साथ में इसे थोड़ा सा शेयर करें तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे। नोट्स आप लोग को जरूर बनाने हैं, वीडियो को 2 बार देखना है, ये याद रखिए। अब याद रखें ये वाली जो नदी है इसे कहा जाता है मेकोंग नदी। अब मेकोंग नदी के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, मैं पहले भी बता चुका हूं अभी भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए। याद रखें जो मेकोंग नदी है ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से आपको ये कंबोडिया वाले क्षेत्र में दिखती है। यहां ध्यान से देखेगा, ओके, ये नीचे जो है वो एक क्षेत्र जाता है। ओके, अब इसे क्या कहा जाता है मैं पहले बता चुका हूं, इसे कहा जाता है स्थमस ऑफ क्रा या फिर क्रा स्थल डमरू मध्य, क्लियर। अब सेकेंडली याद रखना बच्चे, इस स्थान पर आपको जो है ये नदी दिखाई देगी, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, फाइन। ये एक नदी है, इसे कहा जाता है मेकोंग नदी। अब ध्यान से देखिए, याद रखें ये जो मेकोंग नदी है, ये मेकोंग नदी जो है ये विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली नदी है, फाइन। ये मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, मेकोंग नदी। याद रखें ये सेकेंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्स रिवर है,
बायोडाइवर्स का मतलब है जैव विविधता वाली नदी है। पहली कौन सी है बच्चे? अमेजन नदी है। फाइन। सेकेंडली याद रखना बच्चे कि ये जो मेकोंग है, मेकोंग नदी आती कहां से है? तो मेकोंग नदी बेसिकली जो है वो आती है तिब्बत के पठार से। और मैंने आपको समझाया था कि जो तिब्बत का पठार है, याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिकली सुपर इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, सुपर इंपॉर्टेंट पठार है। कैप्चर क्यों करा चाइना? नथिंग कैन ग्रो ऑन दैट एरिया, कुछ नहीं उगता उस क्षेत्र में, ना कोई प्राकृतिक संसाधन, ना किसी प्रकार की कृषिगत जो है वो गतिविधियां संभव है। जब ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल है, ना ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ना ही ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल है, तो करना क्या चाहता है चाइना उस क्षेत्र से? याद रखिए कि बस यही, वर्ल्ड की नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और चाइना में रहती है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो जल का स्रोत है वो आता मुख्यतः तिब्बत के पठार से है। वन हु यूज टू रूल दैट प्लेट्यू विल रूल द वर्ल्ड। जो इस प्लेट्यू को, इस पठार को रूल करेगा वो वर्ल्ड को रूल और इस एरिया को डोमिनेट कर पाएगा। ध्यान से देखिए, चाइना डोमिनेट करता है। फाइन। तो इस प्रकार से अगर आप चीजों को डायनेमिकली देखेंगे, हर कहानी के पीछे एक जो है बैकग्राउंड स्टोरी होती है बच्चे। फाइन। जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स में 99% चीजें यही हैं। अगर आपको पता होगा तो आप अच्छा आंसर लिखोगे, अदरवाइज आप गप्पे लिखने वाले हो। फाइन। तो गप्पों से बचना है और आपको पुट करना है क्वालिटी कंटेंट। क्लियर है? अब यहां समझिए कि मेकोंग नदी सेकंड लार्जेस्ट जो है, सेकंड मोस्ट बायोडाइवर्स रिवर है। सेकेंडली याद रखना कि जो मेकोंग नदी है ये कंबोडिया में अपना जो है वो डेल्टा बनाती है। कहां बनाती है? तो नीचे आपको साउथ चाइना दिखेगा, साउथ चाइना सी दिखाई देगा बच्चे। फाइन। ये साउथ चाइना सी में जो है अपना जल विसर्जित करती है। अब दूसरी चीज याद रखिएगा, जो मेकोंग नदी है जैसा मैंने बताया इसका उद्गम होता है तिब्बत से, यानी कि तिब्बत के पठार से इसका जो है उद्गम होता है। सेकेंडली याद रखें कि ये जो है वो मेकोंग नदी जो है होते हुए जब आती है तो कुछ देशों के बीच में सीमा बनाती है। कौन से हैं वो देश? याद रखें कि ये लाओस और वियतनाम। अब ये प्राकृतिक सीमा बहुत पैरेलल, आप इसे याद रखें, प्राकृतिक सीमा एग्जैक्टली नहीं बनाती है, प्राकृतिक सीमा के पैरेलल जो है ये कुछ स्थानों पर बहती है। ठीक है, बट ये इस डायमेंशन को आपको याद रखना है। लाओस और वियतनाम के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये भी याद रखिएगा कि कंबोडिया में जहां ये डेल्टा बनाती है वहां पर आपको एक झील दिखाई देगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखें इस झील को कहा जाता है टोनले, या फिर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं टोनले सैब या सेब झील। फाइन। अब इसे याद रखिएगा कि जो टोनले सैब झील है, यह झील वास्तविकता में क्या है? तो एक वर्ड यूज करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए। याद रखें कि इसे कहा जाता है राइपेरियन बफर। अब बच्चे इसको आपको हिंदी में ही याद, इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। याद रखिए टोनले सैप एक राइपेरियन बफर है। ये वास्तविकता में कहां है? तो याद रखें कि ये भी कंबोडिया में ही है, बट ऑब्वियस है। बट याद रखें कि इस जो राइपेरियन बफर है इसका महत्व क्या है? तो बच्चे बहुत ध्यान से देखना, याद रखना ये जो टोनले सैप है ये झील वास्तविकता में आपको दिखाई देगा कि जो कंबोडिया जब कंबोडिया में मेकोंग नदी प्रवेश करती है तो याद रखिए इसके अंदर पानी बहुत होता है। और ये याद रखिए, मैं यहां पर नेमिंग भी कर दूं, मेकोंग नदी। फाइन। फाइन। अब याद रखिए ये जो मेकोंग नदी है ना, जब ये चलना प्रारंभ करती तब इसमें पानी नहीं होता, बट जब वर्षा का ऋतु आती है उस समय इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा पानी पहले नहीं था, बट ऐसा नहीं है कि सूख गई थी। फाइन। अब याद रखिए कि जब इसमें जल का स्तर बढ़ जाता है तो अचानक से इस वृद्धि के कारण याद रखिए कंबोडिया पूरा पानी में चला जाएगा। फाइन। मतलब इसमें जल की मात्रा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस जल की मात्रा से जो है कंबोडिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन होती नहीं है। यह याद रखिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंबोडिया इज कि टोनले सैप झील जो है वो कंबोडिया में जो मेकोंग नदी है उसका एक्सेसिव वाटर को स्टोर कर लेती है। ये अपना आकार जो है 3 गुना तक बढ़ा लेती है। याद रखिए कि बहुत कम ऐसी झीलें होती हैं जो इतना बृहद स्तर पे अपना आकार बढ़ाती हैं। जैसे ही पानी भरना स्टार्ट होता है मेकोंग नदी में, इसका जल स्तर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो अतिरिक्त जल ये लेकर आती है वो ये नदी जो है, ये झील जो है वो स्टोर कर लेती है। अब यहां ध्यान दें, याद रखिएगा कि जो टोनले सैप झील है, ये झील अगर भारत में होती
तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे यहाँ उस झील के आसपास जो है वो फ्लैट बना दिए जाते हैं, उसको कॉन्क्रीटाइज कर दिया जाता है। कॉन्क्रीटाइज मतलब है कि वहां कॉन्क्रीट के जो है वो दीवारें और ये सब बना दिया जाता है, जिससे जो है टूरिस्ट आए। ये टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन कुछ चीजें और दूसरे डायमेंशन से इंपॉर्टेंट होती है। टोनले सैप झील जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी, बहुत अच्छी बात है अगर कॉन्क्रीटाइज कर दो, लेकिन याद रखिए फिर पूरे देश में बाकी की जगहों पे बाढ़ आएगी, तो ये ज्यादा अच्छा है कि यहां पर जो है उसे कॉन्क्रीटाइज ना करा जाए। अब ध्यान दें कि जब ये झील अपना आकार बढ़ाती है तो ये आसपास के एरिया में जल भराव हो जाता है जरूर, बट वहां कोई रहता नहीं है, तो आकार बढ़ाना इस झील के लिए एक अच्छी चीज है। याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। राइपेरियन ये मेकॉन्ग को जो है, मेकॉन्ग की बाढ़ को कंट्रोल करती है। फाइन, अब इसे एक जो है अंडरस्टैंडिंग में रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिए कि कंबोडिया और किसके लिए फेमस है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, कंबोडिया इज फेमस फॉर अंकोर वाट का टेम्पल। ये जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है, गैरेडी टेम्पल का उदाहरण है। फाइन, ये आपको जो है इस स्थान पे कंबोडिया में मेकॉन्ग नदी दिखाई देगी। चलिए अब वापस आए, याद रखें कि हमने अभी मेकॉन्ग के बारे में देखा। मेकॉन्ग के बाद आ जाइए, दूसरी नदी यहां पर दिखाई देगी जिसे कहा जाता है चाओ फ्राई। क्लियर, मार्क कर लीजिएगा, ये नदी है ये वाली, इसे कहा जाता है चाओ फ्राई नदी। चाओ फ्राई कह लीजिए या चाओ फ्राया कह लीजिए, फाइन, दोनों ही नाम कॉमन है। फाइन, अब यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चे, याद रखें कि चाओ फ्राई नदी के पास करंट अफेयर है, लिख लीजिएगा, वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली हिमेंचूर चाओ फ्राई, फाइन, ये मिली थी। नाम लिख लीजिएगा, साइंटिफिक नेम है हिमेंचूर चाओ फ्राई। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली थी, सबसे बड़ी, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली आपको इस स्थान पर देखने को मिली थी, और इसका नाम जैसा मैंने आपको बताया हिमेंचू चाओ फ्राई है। ठीक, ये चाओ फ्राया नदी है। इसके बीच, इसके नीचे आ जाएंगे, याद रखिए आपको इसके नीचे जो है वो एक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है साल्विन, और इसके बाद आपको एक और नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है इरावदी। फाइन, अब याद रखिएगा कि साल्विन और इरावदी ये दोनों ही म्यांमार में अपना कोर्स प्ले करती हैं, इनके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। जो साल्विन और इरावदी है ये आपको तिब्बत के पठार के लोअर रीजन से जो है आती हुई दिखाई देंगी। साल्विन नदी जो है वो, इरावदी नदी जो है ये जो म्यांमार है इसकी लाइफलाइन अर्थात जीवन रेखा कही जाती है। इसमें जो है एक डॉल्फिन मिलती है जिसे इरावदी डॉल्फिन कहते हैं। ये डॉल्फिन जो है वो खारे पानी की डॉल्फिन है, ये नदी के मुहाने पर रहती है जहां नदी डेल्टा बनाती है। यहां से डॉल्फिन होते हुए जो है वो भारत आती है। भारत में चिल्का झील में इसका निवास होता है, ये माइग्रेट करके यहाँ पर आती है। चिल्का झील में इसके अलावा 5 और डॉल्फिन हैं। पांचों डॉल्फिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपको इस क्षेत्र में आपको कौन कौन सी डॉल्फिन्स और दिखती हैं, इसमें आपको हम्पबैक, बॉटल नोज, स्पिनर, स्ट्रिप्ड, फिनलेस और इरावदी, ये 6 डॉल्फिन्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं जिसमें जो है इंडियन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसके अलावा आपको जो है वो घड़ियाल और साथ में मगर। ये केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट भीतरकनिका नेशनल पार्क इसके जस्ट ऊपर है, वहां देखने को मिलते हैं क्रोकोडाइल बेनली। इसके अलावा चिल्का झील में जो है आपको टर्टल भी देखने को मिलते हैं, ऑलिव रेडले टर्टल, जो दुनिया के सबसे छोटे कछुओं में से एक है, जो आर्कटिक वाले क्षेत्र से इस क्षेत्र में आते हैं। ये सब लिख लीजिएगा बच्चे, सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं ताकि अगर कोई बच्चा इसी समय इस वीडियो में आया हो तो उसे बाकी की चीजें मिल जाए। जिन्होंने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, जिन्होंने नोट कर रखा है स्किप कर लो भाई, 10 सेकंड 20 सेकंड का पार्ट होता है, बट भला सभी का हो। फाइन, अब इसके बाद याद रखिए ये दोनों रिवर हो गए। इन दोनों के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर जो है वो दूसरी नदी दिखाई देगी। अब मैं इसे जो है वो अलग जगह पर बना दूं, अन्यथा की स्थिति में सब हौच पौच हो जाएगा। आइए ध्यान से देखें, आपको जो है इस प्रकार से दिखाई देगा, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। यहां पर आपको जो है वो ये जो मैंने स्थमस बताया ये आपको दिखाई देगी, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। चलिए अब इसके पश्चात आप आएंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब बाकी के रिवर्स में प्लॉट कर चुका हूं इसलिए ज्यादा समय हम देंगे नहीं। यहां पर आपको जो है ये दिखाई दे रही थी, इसे कहा था हमने मेकॉन्ग नदी। मेकॉन्ग नदी के नीचे याद रखिएगा जो दूसरी नदी आई उसे हमने नाम दिया चाओ फ्राया नदी। अब इसी प्रकार से जो है यहां से एक नदी आएगी। देखिए फ्री हैंड है तो थोड़ा सा आप लोग टॉलरेट करेंगे। ये आपको जो है एक नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है साल्विन। इसी प्रकार से यहां एक नदी आएगी बच्चे, इसे कहा जाता है इरावती। ठीक, अब ध्यान से देखें, मैं इन्हें हटा रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा जो है ये ऊपर से आती हैं, मैं इन्हें हटा रहा हूं और बाकी का अब हम देखते हैं।
ठीक, ये मैंने यहां पर प्लॉट करके एक बार आपको दिखा दिया। अब आइए मैं यहां दूसरी रिवर्स बनाना स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखें, ये एक नदी है बच्चे जिसे कहा जाता है गंगा। आ जाए, ध्यान से देखें, ये गंगा नदी है। फाइन, ये गंगा नदी यहां पर आएगी और याद रखें इस स्थान पर गंगा जो है अपने डेल्टा का निर्माण करेगी। इसी प्रकार से गंगा की एक धारा जो है वो अलग होती है। याद रखिए, गंगा की एक धारा जो अलग होती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है और हुगली के अंदर दामोदर नदी अपना जल विसर्जित करती है और इस प्रकार से आपको जो है वो हुगली दिखाई देगी। फाइन, यहां से ऊपर से आएंगे तो यहाँ पर रामगंगा, यहाँ पर गोमती, इस स्थान पर घाघर, रामगंगा, गोमती, घाघर, इस प्रकार से गंडक, कोशी, महानंदा। याद रखें कि यहां जो आपको दिख रहा है ये नदी यहां से एग्जैक्टली जो है वो नहीं निकलती है, अलग जो है वो आगे जाकर होती है। तो मैं इसे आगे से कर दूं, अन्यथा की स्थिति में कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो ये कमेंट जरूर कर देगा कि भाई आपने जो है वो गलत बताया। तो ये देखें ध्यान से कि ये नदियों का क्रम आपको इस स्थान पर दिखेगा बच्चे। याद रखना इसके इधर पे जो है नदियां कौन कौन सी हैं मैं बता चुका हूं। क्लियर। अब इसके अलावा इस स्थान पर याद रखें कि आप आएंगे तो ऊपर से एक और नदी आती हुई मिलेगी, इसे कहा जाता है बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी का जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में क्या नाम है मैं बता चुका हूं। याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है, याद रखें इसे कहा जाता है सेंगपो। सेंगपो नदी जब यहां आती है याद रखिएगा कि ये जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र के बाद इसका नाम जो है आप पाएंगे कि जैसे ही बांग्लादेश पहुंचती है इसका नाम जमुना हो जाता है और ये मिलने के पश्चात जो है वो पद्मा कहलाती है, जो गंगा का नाम है बांग्लादेश में। डिटेल में करा चुका हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक ये सिस्टम हो गया। इसके अलावा ये याद रखिए कि चूंकि हम एशिया देख रहे हैं तो इंडिया का तो आएगा ही इसमें याद रखिए इस स्थान पर जो है आपको सिंधु का तंत्र दिखाई देगा। अब सिंधु की पूरी नदियां जो है वो यहां प्लॉट करने की अभी आवश्यकता नहीं है, मैं केवल यहां पर एक रफली आपको जो है चलिए इस स्थान पर जो है बनाकर एक बार दिखा दूं। आगे बढ़ेंगे इसके पश्चात याद रखें कि ये स्थान दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगी सिंधु। याद रखिएगा सिंधु जो है वो तिब्बत के पास मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। सिंगे खाम्बन इसे कहा जाता है वास्तविकता में तिब्बत वाले क्षेत्र में, जहां ये लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरती है। इसके अलावा ये याद रखिए कि ये नंगा पर्वत माउंटेन जो जम्मू कश्मीर में आता है वहां से दक्षिणावर्ती मोड़ लेकर दुष्ट पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है और उसके बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से गुजरती है। क्लियर। यहां से नीचे जाके अरब सागर पर अपना जल विसर्जित करती है। इसी के साथ नीचे आपको जो है वो सिंधु के नीचे इस स्थान पर आपको दिखाई देगा झेलम। झेलम के पश्चात यहां पर आपको दिखाई देगा चिनाब। चिनाब के बाद नीचे आपको दिखाई देगा राबी और राबी के नीचे जो है इसी के पास से आपको दिखाई देगा, याद रखिए चिनाब चंद्रभागा के रूप में आती है। फाइन, यहां नीचे आपको दिखाई देगा ब्यास। अब याद रखें कि इसके पश्चात यहां आपको सतलुज दिखाई देगी। ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, बाकी की सारी नदियां जो है पाकिस्तान जरूर जाती हैं। इस प्रकार से आप चलते हुए जाएंगे बच्चे तो ये पहुंच जाएगा इस स्थान पे। मैं पूरा डिटेल में करा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। यहां नेमिंग कर दें अगर हम तो ये है सिंधु। इस प्रकार से आपको जो है इस स्थान पर दिखाई देगा झेलम। इस तरीके से यहां पर दिखाई देगा चिनाब, यहां पर राबी, इस स्थान पर ब्यास और ये है बच्चे सतलुज। बहुत ध्यान से समझिएगा, याद रखें कि ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये नदियों का क्रम है। और यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखें जिन स्टूडेंट्स को नहीं बनता है इसे प्लॉट करते तो आप इसे देख लें। इसे कहा जाता है सिंधु झेलम, ऊपर से नीचे का क्रम सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये सिंधु जाएगी सीधे अरब सागर में, सिंधु से डायरेक्टली मिलती है सिर्फ सतलुज। ठीक है, याद रखिए सिंधु से डायरेक्टली एक ही नदी मिलती है जिसे सतलुज कहा जाता है। इसके पश्चात ब्यास आ जाएगी। अब ब्यास डायरेक्टली किससे मिलती है? सतलुज से। इसके बाद पश्चात जो है सतलुज से डायरेक्टली सिर्फ चिनाब मिलेगी, झेलम और रावी का जो है जल एकत्रित करने के बाद मिलेगी। पॉइंट क्लियर। अब याद रखो इसे आपको पेपर में नहीं बनाना है, इसे बनाना है, इसकी हेल्प से इसे बनाना सीखना है। पॉइंट क्लियर है। अब यहां समझिए कि ये जो डायग्राम है इसे डिटेल में मैंने अलग से बना रखा है वीडियो, जहां पे मैंने इंडिया की मैपिंग कराई है। ओके, इसके अलावा याद रखिए इसमें डेडिकेटेड अगर वीडियो चाहते हैं, मतलब एक एक इंडिया की रिवर के ऊपर, यानी कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम अलग से प्लॉट करें, उसमें उसकी फिर 20-25 ट्रिब्यूटरी प्लॉट करें, एक एक नदी को डिटेल में समझें। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा, 20-25-30 मिनट में हम उसे कवर कर लेंगे। तो आप जो है वो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाएं इस स्थान पर। अब ध्यान से देखें, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, याद रखिए इस स्थान पर अब नदियों का क्रम मैं पूरा पहले करा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं देने वाला हूं। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? ये है हुगली के नीचे आएंगे तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नीचे आएंगे तो आपको
इस प्रकार से नदियों का क्रम दिखाई देगा। जस्ट अ फ्यू सेकंड में इसे प्लॉट कर लूं। स्वर्ण रेखा के बेसिकली जब आप नीचे आते हैं तो आपको जो है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के नीचे बैतरणी, बैतरणी के नीचे महानदी, महानदी के बाद सीधा आप आ जाइए गोदावरी। अब देखिए थोड़ा सा मैं नीचे आ गया हूं, यहाँ स्पेस कम होने के कारण, अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर होता है। फाइन, गोदावरी, इस प्रकार से आप आएंगे तो कृष्णा, याद रखिए कृष्णा की एक सहायक नदी ऊपर तुंगभद्रा, ऊपर भीमा, नीचे तुंगभद्रा दिखाई देगी। और इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे पेन्नेरू, कावेरी, वेंगई, ये नदियां दिखाई देती हैं। ठीक है, यहां पर आपको जो है इस प्रकार से दिखाई देगा, ये नर्मदा है, ये तापी है। ये जो स्थान दिखाई देगा, याद रखिए यहां पर आपको यमुना देखने को मिलेगी, ये चंबल है, ये सिंध है, ये केन है, बेतवा है, सोन आगे स्थान नहीं है, अदरवाइज मैं बना देता। फाइन, तो ये जो स्थान आपको दिखा, ये है भारत की नदियों का क्रम। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। इसी तरीके से यहां पर ऊपर से अगर हम प्लॉट करना चाहें अब, तो आपको जो है ये दिखाई देगी इरावदी। इसी प्रकार से यहां आ जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा साल्विन। फाइन, और ये जो है जब आप इधर आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा चाओ फ्राई। इस प्रकार से आप यहां आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा ये नदी, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, जिसे हम कहते हैं वास्तविकता में मेकोंग नदी। ठीक है, आइए मैं इसकी जो है यहां मार्किंग कर दूं तो थोड़ा सा आपको जो है और आसानी होगी चीजों को समझने में। ये है मेकोंग, ये है बेसिकली चाओ फ्राई या फिर चाओ फ्राया भी कहा जाता है। याद रखिए ये थाईलैंड की, चाओ फ्राया जो है ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। ये मैं आपको बताना रह गया था, इसलिए मैंने इस डायग्राम में दोबारा इसे मेंशन करा। याद रखें कि ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। फाइन, और ये याद रखिए कि थाईलैंड की जो राजधानी है, शायद आप सभी को पता होगा, इसे बैंकॉक कहा जाता है। याद रखिए कि ये भी जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? तो चाओ फ्राया नदी थाईलैंड में, मेकोंग नदी जो है मैंने जैसा आपको बताया यहां पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा याद रखिए जो इरावदी का क्षेत्र है, इरावदी के क्षेत्र के लिए मैंने आपको पहले बताया कि अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, इरावदी साल्विन में से दोनों में से किसी को भी आप लाइफलाइन कह सकते हो। कुछ स्थानों पर इरावदी को लिखा हुआ है, कुछ स्थान पर साल्विन लिखा हुआ है। आप दोनों को ही सही मान सकते हैं। थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। याद रखें कि साल्विन और इरावदी ये दोनों ही नदियां जो है वो आपको जैसा दिख रहा है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये यहां पर आपको जो है अंडमान सागर दिखाई देता है, अंडमान सागर। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि मेरे मैप में यहां दिख रहा है, ये एक्चुअल में काफी नीचे है। फाइन, यहां कहीं पर दिखता है, पर चूंकि यहां पर जाना अभी हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा संभव नहीं होगा। यहाँ पर नीचे मैं आगे इसी डायग्राम में कुछ चीजें और भी प्लॉट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। ये है वास्तविकता में थोड़ा सा नीचे, तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड पर रखिएगा। फाइन, अंडमान सागर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी दिखाई देगा आपको, BOB, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर आपको जो है अरब सागर दिखाई देगा। इसका आपको ध्यान देना है। ठीक, अब याद रखें कि इसके पश्चात यहां पर आपको जो है वो अफ्रीका का क्षेत्र दिखाई देगा। अब ये याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है यहां वाला, ये है मरुस्थलीय एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहां आपको कोई खास नदी दिखाई नहीं देगी, तो इस एरिया में आप नदी की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ना रखें। ठीक, अब दूसरी चीज है यहां पर याद रखें, मैं दो नदियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्लॉट नहीं करना है, मैंने कहा कुछ नदियों को हमें प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके बारे में पता हो यह आवश्यक है। फाइन, तो देखिए एक नदी है जिसे कहा जाता है देजला, और दूसरी नदी है जिसे कहा जाता है फरात। कई बार इसे जो है टिग्रिस एंड यूफ्रेटस इस नाम से जाना जाता है। आप दोनों ही नाम याद कर लें, एक या तो याद कर लें देजला और फरात, या फिर टिग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है, ये याद रखिए ये दोनों ही नदी जो है वो तुर्की से आती हैं, यानी कि टर्की से आती हैं, टागस पर्वत के पास से निकलती हैं। ठीक है, ये एशिया का क्षेत्र में आती हैं, इसलिए आपको देजला और फरात के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को जो है एक होमवर्क देता हूं, जाएं और जो है मुझे देखकर बताएं कि नदियां जो है वो कहां अपना जल विसर्जित करती हैं। मैंने हिंट दे दिया देजला और फरात, अब थोड़ा सा आप जो है वो वर्क करोगे तो मजा आएगा। देखते हैं कमेंट सेक्शन में, और याद रखिए मैंने जब पहला भी बताया आपको कि मैं एक एक कमेंट रीड करता हूं, तो देखते हैं कि आप में से कौन कौन, और अब मुझे ना नाम याद होने लगे हैं लोगों के। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया मैपिंग कराते हुए,
तो मुझे लोगों के नाम याद होने लगे हैं, मैं सभी के कमेंट देखता हूं। अब मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि जितने भी लोग ध्यान रखिएगा वीडियो देख रहे हैं वो सर्च करके मुझे बताएं इन रिवर्स के बारे में कुछ 2-4 फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मजा आएगा, मैं आपको इनके बारे में कुछ चीजें और भी बताऊंगा। ओके, तो देखिए ये एक फाइट होगी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो है अपने सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो देजला, फरात या टिग्रिस और यूफ्रेटस, इन नदियों के बारे में कुछ जानकारी मुझे दीजिए। मैं तुर्की वाले क्षेत्र की नदियों की बात कर रहा हूं, तो आपको जो है वो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नदियों के नाम से रिलेटेड बहुत सारी सिटीज भी होती हैं, छोटी छोटी चीजें और भी होती हैं। तो ये तुर्की वाले क्षेत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक ये पोर्शन क्लियर है। आइए इस डायग्राम को थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, जिससे हम इसी में कुछ चीजें और भी बना पाए। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा कि अब भाई एक सिंपल सी बात है, पीडीएफ का कोई मनी तो है नहीं, तो आप लोग काम करें कि इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लिया करें, काम ही आएगी, कम से कम कुछ नहीं तो बाद में कभी आप रिवीजन करोगे तो उस समय आप इसका यूज कर लीजिएगा, बट जब आपको मिल रहा है तो आप उससे जो है वो पूरा यूटिलाइज करें। ठीक है, अब अगला डायमेंशन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि इस स्थान पर मैं इसी मैप से जो है वो कुछ चीजें और भी इसमें ऐड करना चाहता हूं। आइए इसे देखते हैं। याद रखें कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसमें यहां आगे आओगे तो यहां पर एक सागर दिखाई देगा बच्चे, इसे कहा जाता है ब्लैक सी। ठीक है, याद रखें इसके ऊपर आओगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है कैस्पियन सी। ठीक है, अब इसके ऊपर आओगे तो भाई इसे कहा जाता है अराल सी। ठीक है, नाम आपको याद करना पड़ेगा बच्चे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि एक एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जब मैं चीजों को लेयर बाय लेयर मल्टीपल टाइम्स जो है वो लेकर आ रहा हूं, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आप सभी से कि आप सभी जो है वो इसे रिवाइज करें। और मैं ये चाहता हूं, देखिए अगर आप ये देख रहे हो ना, तो प्लीज मेरी एनर्जी को फील करिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इसे नोट्स करें। अब अगर आप बैचेस में आ जाते हो तो सीधी सीधी बात है, मैं आपको बताऊं हैंडआउट्स मिलते हैं, जो यहां प्लॉट करा वही पेपर पे प्लॉट करके आपको हैंडआउट के फॉर्म में मिल जाता है, तो आपको बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं। अब यहां आपको थोड़ा सा खुद एफर्ट पुट करना पड़ेगा, और यही कारण है मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैचेस पे आइए, आपको हर सब्जेक्ट में वो चीज मिलेगी। और ये याद रखें, आप आएंगे ना तब आपको खुद पता चलेगा कि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की है। और मैं स्पष्ट कहूं तो लोग देखते जरूर हैं, फाइन, लेकिन जो एडवाइस है उसे फॉलो जल्दी नहीं कर पाते। फाइन, तो देखिए आप एडवाइस फॉलो करें, और मुझे वो एक दिन का इंतजार है जब कोई बच्चा आकर मुझसे ये बात कहे कि जो है हमने वीडियो देखा, फिर हम जो है वो इसके पश्चात यहाँ तक आए, और अब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है, हमें मजा आ रहा है। फाइन, इस फीडबैक के लिए और आपके इंतजार में जो है वो ये बैचेस आपके लिए डेडिकेटली ओपन हुए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी वहां मुझे दिखाई देंगे। फाइन, आए जल्दी से देखें, ये बच्चे कहलाता है, इसे कहा जाता है अराल सागर। अराल सागर पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए, इसे कहा जाता है कैस्पियन सागर। और तीसरी चीज याद रखिए, इसे कहा जाता है काला सागर या ब्लैक सी। ठीक है, ओके, अब देखिए याद रखें, जो अराल सागर है इसमें दो नदियां जाकर अपना जल विसर्जित करती हैं। एक को कहा जाता है बेसिकली क्या, एक को कहा जाता है सिर्रे दरिया। ठीक है, और दूसरी नदी जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है अमू दरिया। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है सिर ए दरिया, और दूसरी नदी है जिसे कहा जाता है अमू दरिया। अब यहां पर याद रखिएगा कि ये दोनों नदियां जो हैं वो मुख्यतः 4 देशों से होकर गुजरती हैं। ये एशिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, इसीलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि ये नदियां कहां कहां से जो है वो कौन कौन से देश से जो है वो गुजरती हैं। ठीक है, अब यहां मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आपको ये सब कुछ याद हो। ठीक, अब देखिए, ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चाओ फ्राई है ये थाईलैंड की राजधानी से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से अभी मैंने आपको नहीं बताया मेकोंग नदी के बारे में। याद रखें कि मेकोंग नदी जो है वो कंबोडिया की कैपिटल से होकर गुजरती है। आप मुझे बताइएगा कि ये कैपिटल जो है वो कौन सी है। फाइन, एन से नाम आता है, चलिए इतना हिंट और कर देता हूं। फाइन, और ये भी याद रखिए कि चलिए अभी इस पे आते हैं, फिर मैं आपको आगे और बताऊंगा। याद रखें जो सिर्रे दरिया और अमू दरिया है ये 4 देशों से होकर गुजरता है। फाइन, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो पहला चीज याद रखिएगा, इसमें जो है तुर्कमेनिस्तान आता है। जस्ट अ फ्यू सेकेंड,
यहां पर आपको जो है तुर्कमेनिस्तान दिखाई देगा। या इसके अलावा ये भी याद रखें कि चारों देश से गुजरती जरूर है पर सीमा नहीं बनाती है किसी की। ओके, आइए इसे प्लॉट करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद तजाकिस्तान, इसके साथ याद रखिएगा दूसरा है अफगानिस्तान, और लास्टली आपको दिखाई देगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है बेसिकली क्या, उज्बेकिस्तान। अब आप लोग मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे, बताइएगा कि जो ताशकंद है ये किस देश में आता है। ठीक है, ये आप लोग मुझे जो है वो सर्च करके बताएंगे। क्लियर, अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज याद रखिए, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है ये है बगदाद। ठीक, अब याद रखिए कि बगदाद से कौन सी नदी होकर गुजरती, पहली चीज तो ये नहीं गुजरती। फाइन, तो आप जो है ये गैस मत लगा लीजिएगा कि ये जो है वो नदियां गुजरती हैं। ओके, अब आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली कौन सी नदी बगदाद से गुजरती है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो काबुल नदी गुजरती है। ठीक है, बाकी एक बार आप लोग सर्च करिएगा कौन सी एग्जैक्टली जाती है। और काबुल याद रखिएगा, काबुल सहायक नदी है सिंधु की। ठीक है, तो बगदाद जो है वो काबुल नदी के किनारे है, ये सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन आप लोग एक बार सर्च करिएगा और मुझे बताइएगा। ओके, नाउ अब अफगानिस्तान, ये बगदाद वाला पार्ट, ये अमू दरिया, सिरे दरिया। अब यहां पर आ जाइए, इसमें एक और डायमेंशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। याद रखिए कि ये दोनों ही जो है वो आते कहां से हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, याद रखें कि इस स्थान पर आपको एक पर्वतीय गांठ दिखाई देगी। मैंने जो है वो पर्वत वाले चैप्टर में इसे डिटेल में समझाया था। इस पर्वतीय गांठ को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इस पर्वतीय गांठ को कहा जाता है वास्तविकता में पामीर का पठार। ठीक, तो याद रखिए पामीर के पठार के ऊपर जाती हैं ये नदियां, और इसके बाद पामीर के पठार से नीचे जाती है नदियां। यानी कि पामीर का पठार जो है वास्तविकता में क्या है, पामीर का पठार वास्तविकता में एक जल विभाजक है। और ये याद रखें कि यहां से अलग अलग दिशा में जाने वाली नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये वाला पार्ट हो गया। चाइना वाले पोर्शन के लिए मैंने आपको जो है वो पहले ही चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर आप चाहें तो एक बार जो है उसे थोड़ा सा और देख सकते हैं। क्लियर, अब आ जाइए नेक्स्ट डायमेंशन पे। ये जो कैस्पियन सागर है और ब्लैक सी है, इसकी नदियों के बारे में देखते हैं, पर हम यहां नहीं देखेंगे। अच्छा, और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर आपने तो भाई ये वाला पोर्शन की नदी ही नहीं बताई, तो बच्चे यहां पर आपको जो है वो दो जो है वो मरुस्थल दिखेंगे। एक का नाम है दास्ताए कबीर, एक का नाम है दास्ताए लूट। तो इन मरुस्थल में, और फिर यहाँ पर जो है आपको अरब का मरुस्थल दिखाई देगा, रब अल खाली, या फिर सहारा, सॉरी अरब का मरुस्थल। ये सारे जो है वो मरुस्थल यहाँ पर उपस्थित है। तो बट ऑब्वियस है यहाँ नदियों का उतनी उपस्थिति दर्ज नहीं करी जाती। ठीक, तो एक पार्ट यहाँ का पोर्शन कंप्लीट है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन अब यहीं से, अब देखिए हम ऐसा ही चलना स्टार्ट करेंगे। अब इसी को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट बनाते हैं। ये सिंधु वाला पोर्शन था भाई, ये जो है ये रफली मैंने जो आपको समझाने के लिए, चलिए यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो थाईलैंड की राजधानी, माफ कीजिएगा, कंबोडिया की राजधानी ये स्थित है। ये यहां पर हम लिख देते हैं कैपिटल ऑफ कंबोडिया। अब आप लोग मुझे बताइए क्या नाम है। चलिए, अब आ जाए, इसी को थोड़ा सा हम जो है अब जो है दूसरे तरीके से प्लॉट करते हैं। देखिए, ये स्थान आपको दिखाई देगा, ये है स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट, इसे कहा जाता है यूरोप। और याद रखिए यहाँ पर आपको, और याद रखें इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि भाई कुछ लोग जो है मुझे फिर बाद में कहें कि सर आप तो बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रहे हैं ब्रिटेन की या फिर यूरोप की। तो देखिए ऐसा कुछ करा नहीं है इन लोगों ने, फाइन, यूरोपियंस ने हमारे लिए या विश्व के लिए कि इनकी तारीफ की जाए। हम एक सीधा सीधा एक बात कहेंगे कि आप बिल्कुल इसे परफेक्टली कह सकते हैं कि भारत ने अपने इतिहास में कभी ये चीज़ नहीं करी कि हम जो है स्वयं डेवलप्ड बने और बाकी पीछे छूटे, और अगर नहीं छूट रहे हैं तो हम उन्हें पीछे करने का प्रयास करें। ऐसा इंडिया ने कभी नहीं करा। फाइन, अब एक जो है डायलॉग होता है, वैसे डायलॉग तो पश्चिमी देशों का ही है, वेस्टर्न नेशंस का ही है, कि
पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि शक्ति जो है वो जिम्मेदारी के साथ ही आती है। पर यही एक चीज याद रखें कि इन नेशंस ने जब पावरफुल होना जो है वो गेन किया, इन नेशंस ने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली। फाइन, आपको आज इसराइल और पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट दिख रहा है, ये है किसकी देन? एंड ऑफ द डे ये आया ब्रिटेन के कारण ही है। भारत में हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम, एंड ऑफ द डे वो उसका ओरिजिन किसके कारण हुआ है? ब्रिटिशर्स के कारण। फाइन, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके कारण? ब्रिटिशर्स के कारण, यूरोपियंस के कारण। फाइन, ये याद रखें कि जिस समय इन देशों के पास शक्ति आई, इन्होंने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले नहीं करी। फाइन, आज के समय विश्व में जितनी भी समस्या, अब ये सब ना आपके निबंध में काम आएगा, इसको लिखिया करें और इससे जो है अपने दिमाग पे सेटल डाउन करें कि वर्ल्ड में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है ना आपको बड़ी सी, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट है यूएसए में, कारण क्या है? कारण यही ब्रिटिशर्स हैं। फाइन, ब्रिटिश कोलंबिया वाला पोर्शन में आप जाकर देखिए, या फिर आप जो है न्यू इंग्लैंड वाले रीजन में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा रेसिज्म दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट। इसका एक दूसरा डायमेंशन भी है, कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस विषय पर। दूसरा आप देखोगे कि जो यहां आएंगे आप एशिया में, फाइन, एशिया में, चलिए यूरोप के अंदर खुद रेसिज्म की प्रॉब्लम है, ये देन खुद ही के नेशन की है। फाइन, ब्रीड सुपीरियरिटी की बात करेंगे। फाइन, नस्ल के उच्च और नस्ल के खराब होने की बात करेंगे। इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत हिंदू मुस्लिम दिखेगा, साउथ इंडिया में उतना प्रभाव नहीं है। बट नॉर्थ इंडिया में क्यों उतना दिखता है? हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किसने करा, डाइवर्जन किसने लाया? इज अंग्रेज। फाइन, तो इसे थोड़ा सा अपने दिमाग पे सेटल डाउन रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप दिल खोलकर इन्हें जो है वो गलत मान सकते हैं, और मेरे अनुसार जो है वो मानना भी चाहिए। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। ठीक, चलिए, तो आई थिंक ये वाला पोर्शन इज रेडी। अब हम इसमें जो है वो कुछ चीजें प्लॉट करते हैं भाई, यहां ध्यान से देखेंगे। देखिए, याद रखें इस स्थान पर आपको जो है ये क्या दिखाई देगा? ये कैस्पियन सी है, यहां पर माफ कीजिएगा ये ब्लैक सी है, यहां पर आपको जो है वो क्या दिखाई देगा? इसे कहा जाता है कैस्पियन सी। अराल वाला पोर्शन वहां आ गया और ये यूरोप वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए आ जाए बच्चे। याद रखें कि एक नदी यहां पर आपको बच्चे दिखाई देगी, क्या नाम है इस नदी का? तो याद रखिए इसे कहा जाता है यूराल नदी। ओके, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, इसे कहा जाता है यूरल नदी। अब ये याद रखें, यूराल नदी के अलावा यहां यूराल पर्वत भी हैं। ठीक, और ये याद रखिएगा कि जो यूराल नदी है ये एशिया को किससे अलग करती है? यूरोप से। अब नेक्स्ट चीज याद रखिएगा कि जो यूराल नदी है ये अपना जल कहां विसर्जित कर रही है? तो आई थिंक आपको अभी ही ये मैंने बताया। याद रखें कि ये इस स्थान पर जो कैस्पियन सागर है इसमें अपना जल विसर्जित करती है। ठीक, ये कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक, इसके अलावा ऊपर जाएंगे बच्चे तो इसमें एक और नदी आएगी, याद रखिए इसे कहा जाता है वोल्गा नदी। ओके, अब ये याद रखिए कि वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रशिया की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखें इसे कहा जाता है वोल्गा। नाउ ध्यान से देखें, याद रखिए इस स्थान पर ये जो कैस्पियन सागर है इसके पश्चात यहां पर आपको दिखाई देगा, याद रखिए कि ये कौन सा सागर है? तो आई थिंक आप सभी को याद आ गया होगा, इसे जो है वो कहा जाता है ब्लैक सी। पहले भी मैं बता चुका हूं कि कैस्पियन सी से सीमा बनाने वाले देश का जो है वो क्रम क्या है, इसमें अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान आता है। इसी प्रकार से ब्लैक सी से जो है वो बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, मैं रिपीट कर रहा हूं, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, ये देश जो है वो ब्लैक सी के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अंदर यहां पर याद रखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे क्रीमिया का प्रायद्वीप आता है। क्रीमिया के प्रायद्वीप के ऊपर जो है वो रशिया ने कब्जा कर लिया था एक समय पे। याद रखिए इसके ऊपर अजोव सागर है, अजोव सागर जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट होता है एक संधि के द्वारा, आप लोग को पता होगा, इसे क्रच जल संधि के नाम से जाना जाता है। नीचे आपको मरमरा सागर दिखाई देगा जो बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा जो है वो कनेक्ट हो जाता है मेडिटेरेनियन सी से, अर्थात भूमध्य सागर से। ये सारी मैपिंग इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ओके, अब यहां ध्यान दें, यहां पर कौन कौन सी नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा इस स्थान पर आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है डन्यूब नदी। ठीक है, याद रखिए कि ये कुछ सबसे बड़ी नदियों में से एक है, इसे कहा जाता है डन्यूब। फाइन, अब यहां पर मैं नाम लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फाइन,
अब डेन्यूब के लिए कुछ चीजें याद रखिएगा। जो डेन्यूब नदी है ये पूरे यूरोप के 9 से 10 देशों, अब कुछ जगह 9 है भाई, कुछ जगह 10 है, तो थोड़ा सा टॉलरेंस रखिएगा। मैं यहां पर इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहां पर लिख ही देता हूं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। याद रखिए डेन्यूब नदी ये जो है आप पाएंगे कि एक तो 9 या कह लीजिए 10 देशों से गुजरती है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए कि 4 देशों की राजधानी इसके किनारे है। ठीक, अब यहां कौन कौन से देश हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा हंगरी, स्लोवाकिया, याद रखिए कि एक देश है जिसे कहा जाता है सर्बिया। फाइन, एक दिखाई देगा आपको जिसे कहा जाता है सर्बिया, और एक है जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रिया। अब इन 4 देशों की राजधानी आपको यहां पर दिखाई देगी। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये 4 देश की राजधानियां एग्जैक्टली क्या है। बेलग्रेड किसकी राजधानी है, किसकी राजधानी जो है वो, अच्छा एक और नॉर्डिक नेशंस की भी राजधानी आपको मैं पूछने वाला हूं, तो आप लोग को वहां भी याद रखना है कि ऑस्लो किसकी है, हेलेंसी किसकी है, या फिर स्टॉकहोम्स किसकी है। ठीक है, तो आपको जो है ये याद रखना है, डेन्यूब जो है 9 से 10 देशों से गुजरती है, इन चारों देश की राजधानी से गुजरती है। राजधानी आप मुझे बताएंगे बेलग्रेड किसकी है, नॉल किसकी है। ठीक है, तो आपको जो है ये याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट डायमेंशन याद रखिए कि जो डेन्यूब है, ये डेन्यूब नदी जो है वो पश्चिमी यूरोप से होते हुए पूर्वी यूरोप की तरफ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप की ओर जाने वाली ये नदी है। ठीक, अब इसके पश्चात याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं तो 10 सेकंड में अगर आप इसे रिवाइज करना चाहें तो याद रखेगा कि डेन्यूब के बाद नाइस्टर, नाइस्टर के बाद नाइपर, नाइपर के बाद डॉन, ये नदियां आपको दिखाई देती हैं। फाइन, मैं फिर से बोलूंगा, एक आपको जो है वो नाइस्टर दिखेगी, एक जो है वो नाइपर दिखेगी, और उसके ऊपर डॉन दिखेगी। फाइन, तो देखिए एक यहां पर मैं डॉन ड्रॉ करता हूं, इसे कहा जाता है डॉन रिवर। याद रखें ये यहां पर एग्जैक्टली नहीं है, ये मैंने सिर्फ रफली ड्रॉ करा है। ठीक, इसे कहा जाता है डॉन रिवर। ठीक, अब डॉन रिवर के पश्चात याद रखिएगा कि इसके नीचे आएंगे आप तो आपको जो है वो नाइपर और नाइस्टर, ये नदियां दिखाई देंगी। आपको इन्हें क्रम से याद रखना है। क्लियर, आपको एक जो है वो नाइपर और एक जो है वो नाइस्टर, ये दिखेंगे। याद रखें इनकी स्पेलिंग में डी आता है विच इज साइलेंट। ओके, तो आपको जो है इसे याद रखना है। फाइन, ये एंड ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके उच्चारण में, ज्यादा जो है वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इतना आप जाने इतना सफिशिएंट है, इतना पर्याप्त है। ठीक, ये क्रम ही आपको याद रखना है। मैं इनके बारे में, जैसे डॉन रिवर के बारे में, अब जब मैं एशिया में आऊंगा तो इसके बारे में एक आध दो ही स्टेटमेंट और बताऊंगा, ज्यादातर 99% चीजें मैं यहीं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इन रिवर्स को याद रखना चाहिए। इसके अलावा याद रखिए कि आपको कुछ और नदियां, जैसे यहां आप आएंगे तो यहां एक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है वास्तविकता में राइन नदी। फाइन, और याद रखिए कि राइन नदी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, राइन रिवर। अब याद रखिए कि जो राइन रिवर है ये पूरे यूरोप की, आइए मैं इसे भी मेंशन कर देता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाइन, आइए, इसे कहा जाता है राइन रिवर। अब ध्यान से सुनिएगा, राइन नदी जो है सबसे पहली चीज ये जर्मनी की जो है वो प्रमुख नदी है। दूसरी चीज ये पूरे यूरोप की सबसे ज्यादा बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है, मतलब कि अंतःस्थलीय नदी जलमार्ग का निर्माण करती है, यानी कि इसका यूज जो है वो यूरोप के अंदर ट्रेड के लिए होता है, इसमें शिप तक चलते हैं। इसके मुहाने पर आपको जो है वो रॉटर्सडैम
ये दिखाई देगा। याद रखिए ये नीदरलैंड में आता है। फाइन, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये जो है नीदरलैंड में आएगा। याद रखिए कि ये जो रॉटर्स डैम है, ये डैम बेसिकली ट्रेड में यूज होता है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा जो राइन नदी है, ये नदी जो है वो एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है रिफ्ट वैली रिवर है। फाइन, और ये भी याद रखिएगा कि रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में जब कोई नदी बहती है तो उसके दोनों तरफ आपको क्या दिखाई देते हैं, उसके दोनों तरफ आपको जो है वो पर्वत श्रेणियां दिखाई देती हैं। तो और ये पर्वत कौन से होते हैं, याद रखिएगा ये पर्वत होते हैं वास्तविकता में भ्रंश उत्थान पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि इस स्थान पर आपको जो पर्वत दिखाई देंगे, मतलब जो दो पर्वत आपको दिखाई देंगे राइन के दोनों तरफ, ठीक, आपको याद रखना है एक जो है, एक तरफ आपको ब्लैक फॉरेस्ट दिखेगा जो जर्मनी में आता है पूरा पूरा, और एक तरफ आपको जो है वो वॉसजेस दिखेगा। ये मैं पहले बता चुका हूं जहां मैंने पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कस करा था, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी टोटली और वॉसजेस जर्मनी और फ्रांस के बीच में। आई थिंक यह आप सभी को बेहतर तरीके से याद होगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं देने वाला हूं। डायग्राम बस आप अपने माइंड पर सेटल डाउन रखिएगा। याद रखें इस प्रकार से आपको जो है ये दो नदियां दिखेंगी। इसका ऑर्डर, इसका मुख जो है इस दिशा में है। इससे क्या कहा जाता है मैं बता चुका हूं पहले ही, ये है बेसिकली वॉसजेस, इसे कहा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, तो दिस इज द होल कंप्लीशन, आपको इसे याद रखना चाहिए राइन के लिए। अच्छा, एक डायमेंशन और आप याद रख सकते हैं। याद रखिए कि राइन नदी जो है ये अपने कोयला उत्पादक क्षेत्रों के लिए, कोयला उत्पादन, इसके लिए काफी प्रसिद्ध रही थी। और एक चीज और याद रखिएगा, एक समय पर राइन नदी जो है वो विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक थी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ना ये आईआर में काम आएगा। याद रखिए जर्मनी इज फेमस फॉर इंजीनियरिंग। फाइन, जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए काफी प्रसिद्ध है। यूएसए दो जन्म नहीं बना पाता न्यूक्लियर बॉम्ब अगर जर्मन साइंटिस्ट ना होते। फाइन, आप याद रखिए कि एल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर आगे आप जितने भी, मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता इस टॉपिक पर, मतलब इस पर बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बताऊं। अदरवाइज याद रखिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वास्तविकता में जर्मन की थी। फाइन, और जर्मन टेक्नोलॉजी इज फेमस। फाइन, जर्मनी में हिटलर का राज आ गया और हिटलर ने जो है वो ज्यूस साइंटिस्ट का एक्सप्लॉइटेशन, हिटलर ने जो है ज्यूस लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करा था, मास किलिंग करी थी, जेनोसाइड करा था, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर किलिंग एंड ऑल हुआ था। फाइन, इस कारण वैज्ञानिक छोड़कर चले गए, छोड़ के गए तो शेल्टर यूएसए ने दिया था, और जब शेल्टरिंग यूएसए ने दी तो टेक्नोलॉजी यूएसए को मिली थी। फाइन, आप सभी ने ओपेनहाइमर के बारे में सब सुन रखा है, इसलिए मैंने जो है डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। बट याद रखिए कि जर्मनी फेमस अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात औद्योगिकरण, और याद रखिएगा औद्योगिकरण के कारण जो है आपको प्रदूषण देखने को मिलेगा। एक समय पर विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक थी राइन, जर्मनी ने इसे क्लीन कर लिया, हमें क्लीन करने की आवश्यकता है। इसलिए आपको दिखाई देगा एनजीटी बार बार जो है वो डिसीजन देगा कि जर्मन कंपनीज को एंट्री देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी भी है, किसको क्लीन करने के लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए। फाइन, क्यों, अनुभव है उसके पास, उसने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात औद्योगिकरण कर लिया, करने के बाद सारे पाप कर लिए, पाप करने के बाद पाप धो भी लिए। फाइन, जब उसने पाप धो लिए हैं तो हमें भी धुलवाने हैं। फाइन, तो हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे तो एक बार हम सीख गए फिर हम खुद कर लेंगे। फाइन, अब इस तरीके से आप अपनी समझ विकसित कीजिए सब्जेक्ट को लेकर। याद रखें ये राइन वाला पार्ट है, और मैं प्रयास करूंगा कि करंट अफेयर के वीडियोस जो है वो डेली आपको एक जो उस दिन भर का सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की आवश्यकता हो मैं लेकर आऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखेंगे। याद रखें कि अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई आशय नहीं रह जाएगा, कोई सेंस नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा आप जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे तो डेफिनेटली विल यूज टू वर्क ऑन दैट पार्ट। ठीक है, अब यहां ध्यान दे, एक नदी आपको शायद ना दिखाई दे, और ये डैन्यूब थोड़ा सा पीछे है भाई, मेरे में थोड़ा सा मैंने आगे बना दिया है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहां याद रखें कि इस स्थान पर आपको एक दूसरी नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है रोन नदी। ओके, याद रखिए यह गल्फ ऑफ लायंस, गल्फ ऑफ लायंस,
इसमें जो है अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट भी होती हैं और ये भी याद रखिएगा कि ये जो है वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, यानी कि शिप चलता हुआ आता है, यहाँ से घुसता है और इस प्रकार से होते हुए यहाँ आ जाता है, इसलिए यूज होती है। मैंने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी थी, नहीं देखा हो तो बच्चे जाकर जरूर देख लीजिएगा। फाइन, अब इसी तरीके से याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है एक देश दिखाई देगा जिसे कहा जाता है बेसिकली क्या, पुर्तगाल। याद रखिए पुर्तगाल के पास आपको एक नदी दिखाई देगी। आप जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर चलिए मैं आपको डिस्कस कर ही दूंगा कि जो पुर्तगाल की कैपिटल है, फाइन, वो एक नदी के किनारे है। फ्रांस की कैपिटल एक नदी के किनारे है। ब्रिटेन की कैपिटल एक नदी के किनारे है। जर्मनी की कैपिटल एक नदी के किनारे है। फाइन, अब ये सारे देशों की कैपिटल छोटी छोटी नदियों के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी एक नदी के किनारे है। तो ये प्रश्न जरूर बनते हैं। फाइन, तो हम जो है भले ही संभावना थोड़ी यूपीएससी में थोड़ी कम हो, बट अगर हो सकता है कि इजी फॉर्म में कोई स्टेटमेंट कोट करना हो तो यूपीएससी सहायक स्टेटमेंट के फॉर्म में इसे कोट कर ले, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, और एक चीज दूसरा इसका मैं डायनामिक यूज बताता हूं। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आप ऐसा लिखोगे, आप सीखोगे जब आप आईआर के आंसर राइटिंग करोगे तो आपको वहां बताया जाएगा कि चीन ने ऐसा कहा से अच्छा है ये लिखो बीजिंग का ये कहना था। आपका आंसर और इंटरेक्टिव लगेगा। फाइन, मैंने अगर आपसे कहा कि मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूं, इसके बजाय मैं कहूं कि मैं थोड़ा सा लिथार्जिक फील कर रहा हूं, या फिर मैं ऐसा कहूं मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेटिंग हूं। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब भी थोड़ा डिफरेंस होता है, बट फिर भी आप शब्दों को गहराई को समझें। फाइन, तो याद रखें कि जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे आपका कहने का तरीका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब ये कहें, बजाय इसके कि बीजिंग ने कहा, बजाय इसके कि लंदन ने कहा, आप कहें सीन नदी के किनारे से एक खबर आई है। फाइन, इसका मतलब है एग्जामिनर खुद समझेगा सीन नदी के किनारे जो है वो पेरिस है, मतलब पेरिस मतलब फ्रांस, फ्रांस मतलब फिर वहां के पीएम का कोई स्टेटमेंट है, तब आपका आंसर जो है वो और ज्यादा डायनेमिक दिखता है। ये थोड़ा साहित्यिक वे कहलाता है। आप इसे लिखने के पश्चात ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रांस की कैपिटल इज सिचुएटेड इन दैट नियर टू इन दैट रिवर, तो आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो थोड़ा आपका आंसर जो है इंटरेक्टिव बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है उन छोटी नदियों को प्लॉट करते हैं और आगे देखना प्रारंभ करते हैं। नाउ ध्यान दें, याद रखिएगा मैंने यहां प्लॉट कर दिया है। याद रखें कि लिस्बन जो कि कैपिटल है पुर्तगाल की, ये टागस नदी के किनारे है। इसी प्रकार के फ्रांस की जो कैपिटल है जो है जिसे कहा जाता है बेसिकली पेरिस, ये सीन नदी के किनारे है। याद रखिए कि लियोन नाम से एक सिटी है बेसिकली फ्रांस की, काफी प्रसिद्ध सिटी है, ये रोन नदी के किनारे है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन जो है स्प्री या स्पी नदी के किनारे है। इसी प्रकार से याद रखिए कि जो टेम्स है ये भी एक नदी है, और याद रखिए इससे किनारे जो है वो लंदन की कैपिटल सिचुएटेड है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जो टाइबर नदी है इसके किनारे आपको जो है रोम दिखाई देगा, और ये याद रखिएगा रोम विच इज कैपिटल ऑफ अ नेशन। कौन सा नेशन है, आई थिंक आप लोग गैस कर पा रहे होंगे। इसके अलावा वेटिकन सिटी भी इसी नदी के किनारे है, और याद रखें इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है जो इटली में जो है वो बहती है। बेसिकली इटली का एक प्लेस है रोम के नाम से। ठीक है, तो आई थिंक ये यूरोप की रिवर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगी, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि इसे आप लोग कंसोलिडेट कर लें दिमाग के अंदर। अब इसके अलावा मैं कुछ राजधानियां और आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, याद रखें कि आपको यहां पर एक राजधानी दिखाई देगी नॉर्वे की। फाइन, इसके अलावा एक और राजधानी आपको इस स्थान पर दिखाई देगी, ये बेसिकली है स्वीडन की। फाइन, और यहां पर आपको जो है वो एक और राजधानी दिखाई देगी। फाइन, ये फिनलैंड की। ठीक, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। याद रखिए ये जो है फिनलैंड की खाड़ी में आती है। मैं यूरोप की मैपिंग में आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। ये नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी जो है ऑस्लो है, ये नॉर्थ सी में आता है बेसिकली। फाइन, और ये याद रखिए यहां पर आपको जो है वो दिखाई देगा स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम्स, और याद रखिए ये बाल्टिक सागर के अंदर आता है। ठीक, ये सारी कैपिटल्स बेसिकली मेजर पोर्ट्स हैं। काम की बात क्या है, काम की बात है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारे पानी के अंदर जाएंगे, और ये मेजर पोर्ट्स इन देश की इकोनॉमी है, और ये देश न्यूज में आने वाले हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से इनकी राजधानियां तो पानी के अंदर जाएंगी, लेकिन दूसरों के पास तेल निकलने वाला है। इतने सालों से हमने कोई रिलेशन नहीं बनाया इन देशों के साथ, लेकिन हम इन देशों के साथ रिलेशन बनाएंगे।
और नरेंद्र मोदी का विजिट हो गया, विजिट होने के बाद हमारी एम्बेसीज एक्टिव हो गई, एक्टिव होने के बाद एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। क्यों? इनके यहाँ से तेल निकलेगा। ये देश रिच जरूर है बट ट्रेड नहीं करते। अब ट्रेड नहीं करते तो फिर पैसा कैसे? तो पैसा इसीलिए क्योंकि इन देशों की जनसंख्या कम है। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या घनत्व तो दिखाई देगा 10-12, हमारे यहाँ 10-12 हजार है दिल्ली का। फाइन, ये जो देश है इनकी जनसंख्या घनत्व कम है, यही कारण है कि आपको इन देश जो है वो प्रॉस्पेरस लगते हैं क्योंकि इनकी जीवन शैली या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये हायर है। लेकिन याद रखें ट्रेड नहीं करते। अब ट्रेड करना चाहते हैं, करने के लिए संसाधन मिलने वाले हैं, और जब संसाधन होंगे ट्रेड करना चाहेंगे तो वेलकम। वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑयल बायर में से एक है इंडिया। इंडिया कैन बाय ऑयल कितना जितना आप निकाल सकते हो। ओके, तो इन देशों की कैपिटल्स जो है हमेशा न्यूज में रहेंगी, आप लोग को इसे याद रखना है। मैंने अभी बताया स्टॉकहोम्स है, हेलेंस्की है, ओस्लो है। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन की है, हेलेंस्की जो है वो आपको दिखाई देगा ये फिनलैंड की है, और नॉर्वे की जो है ये मैंने बताया ओस्लो है। ठीक है, ये कौन कौन से सागर में आते हैं मैंने आपको डिस्कस करा। चलिए, तो ये पार्ट इज कंप्लीटेड नाउ। अब आ जाइए, देखें अब जो है हम ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन में एंटर करेंगे। बाकी का पार्ट जो है वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए जो है हम ज्यादा उस पर समय नहीं देंगे, पर आपके लिए वो सेक्शन हम रिपीट जरूर करेंगे। इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये आपको जो है वो दिखाई देगा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन। ध्यान दें कि ये महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जरूर है, बट डायवर्सिटी के मामले में हर एक महाद्वीप को पीछे छोड़ चुका है। फाइन, याद रखें कि आपको जो कैंगारूज हैं या कंगारू जिसे हम कहते हैं, ये आपको विश्व में और किसी स्थान पर नहीं दिखते, केवल इसी स्थान पर दिखते हैं। रीजन यही है, इसकी जैव विविधता अलग है, इसकी बायोडायवर्सिटी अलग है। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखें, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। याद रखें, सबसे पहले याद रखना है आपको आयरे झील के बारे में। याद रखें, आयरे झील में जो है आपको एक अपवाह प्रतिरूप दिखाई देगा, जहां पर सारी नदियां जो है, अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता है ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देगा, जहां पर सारी नदियां जो है अपना जल विसर्जित करती है। कहां पे? आयरे झील में। यहाँ याद रखिए, एक रिवर आपको दिखाएगी माकंबा रिवर या माकुम्बा भी कहा जाता है कई बार इसे, एक दिखाई देगी जॉर्जिना रिवर। इसके नीचे आएंगे तो कूपर या कई बार इसे कूपर क्रिक जो है वो नदी कहा जाता है। ये तीनों नदी अपना जल विसर्जित करेंगी इस स्थान पर। अब ऊपर आपको जो है वो एक सागर दिखाई देगा। याद रखिए, ये हिंद महासागर नहीं, ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। यहाँ ऊपर जो है गिनी की खाड़ी दिखाई देगी या फिर गिनी के द्वीप समूह दिखाई देंगे। आई थिंक आप सभी को याद होगा। यहाँ पर नीचे बाइट ऑफ जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यहाँ पे जो है कोरल सागर है। कोरल सागर के ऊपर जाएंगे तो आपको जो है गिनी का सागर वाला क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ याद रखें कि मिशेल या मिचेल ये नदी दिखाई देगी, एक आपको गिलबर्ट नदी दिखाई देगी। ये नदी का क्रम है, याद रखें मिशेल ऊपर है, इसके नीचे गिलबर्ट आएगी। इसके अलावा एक इस तरफ और एक इस तरफ दिखाई देंगे। याद रखें, एक जो है रोपर रिवर है। ये रोपर के लिए याद रखें कि ये कहाँ आती है, तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी वाले एरिया में आती है या गिनी के सागर वाले क्षेत्र में आती है। मैं पहले पूरी मार्किंग इसकी करा चुका हूँ, इसके आसपास के सागरों की। ठीक, इसके अलावा याद रखें एक विक्टोरिया। अब ये नाम बड़ा जो है वो घातक है। याद रखिए, विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, विक्टोरिया वाटरफॉल्स भी है, विक्टोरिया रिवर भी है, विक्टोरिया डेजर्ट भी है। तो ये याद रखिएगा। और ये विक्टोरिया नदी जो है आपको दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखें कि ये जो विक्टोरिया नदी है ये जोसेफ बोनापार्टा, ये एक खाड़ी है, कुछ लोग इसे सागर भी कहते हैं, यहाँ अपना जल विसर्जित करती है। ठीक, इसके नीचे आपको डिग्रे ये रिवर दिखाई देगी। यहां पर याद रखना है आपको क्रम, ऑर्डर इसका सुपर इंपॉर्टेंट है। फाइन, इसके नीचे जो है मार्चेसिना ये रिवर होगी। इसके नीचे आते जाएंगे तो एवन, यहां याद रखिएगा एवन और ब्लैकवुड, इसके बीच में आपको जो है पर्थ दिखाई देगा। फाइन, पर्थ एक फेमस प्लेस है क्रिकेट के लिए, ये काफी जाना जाता है। इसमें आपको नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया की मेन रिवर जो है वो डार्लिंग रिवर है। ठीक, और याद रखिए डार्लिंग रिवर कह लीजिए या मर्रे रिवर कह लीजिए। ठीक, और मुरुम्बिजी ये जो है इसकी एक सहायक नदी है। ठीक, ये क्षेत्र अपने जो है वो पशुपालन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये प्लेस अपने जो है वो जो आप कह सकते हैं कृषिगत उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। अब इसके अलावा जो महाद्वीप आप देखते हैं, ठीक, मैं इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं।
तो हम एक रफ आइडिया देख लें, अगर जो लोग नहीं जानते हो या फिर जिन्होंने कवर नहीं करा हो, आप इसे जो है वो यहाँ से समझ पाएंगे। याद रखिए कि मैंने डिटेल में इनकी नदियों को आपको समझाया है और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद होगा। जिनको है आप वो जो है इसे देख सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर आपको जो है मिसिसिपी नदी दिखाई देगी, इस स्थान पर आपको रियो ग्रैंड नदी दिखाई देगी। याद रखिए रियो ग्रैंड नदी जो है वो यूएसए और मेक्सिको की बॉर्डर बनाती है। इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर एक सेंट लॉरेंस नदी दिखाई देगी, ये यूएसए और कनाडा की बॉर्डर बनाती है, सबसे व्यस्तम अंतर जलमार्ग की नदी है। जिन्होंने नहीं लिखा है उसे नोट कर लेंगे भाई कि ये व्यस्तम अंतर जलमार्ग की नदी है उत्तरी अमेरिका की। इसके किनारे जो है मॉन्ट्रियल है, जो मॉन्ट्रियल है ये अपने जो है प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, और साथ में मॉन्ट्रियल अपने जो है सॉफ्टवुड जिससे अखबारी कागज बनता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो मॉन्ट्रियल है एक नदी द्वीप भी है। यहाँ पर इसके सेंट लॉरेंस नदी के किनारे एक क्यूबेक एक सिटी दिखाई देगी जिसे फ्रेंच सिटी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिए कि यहाँ पर आपको जो है मैकिन्जे नदी दिखाई देगी जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आपको जो है ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए दिखाई देंगी जिसमें जो है सुपीरियन, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे ये आती हैं। अब इसी प्रकार से आपको जो है एक कोलोराडो नदी दिखाई देगी, इसी प्रकार से आपको जो है एक ब्रिटिश कोलंबिया नदी दिखाई देगी। ये नदियां जो है पश्चिम की दिशा में बहती हैं, यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से जो है वो दक्षिण अमेरिका के लिए आपको याद रखना है अमेजन इसकी नदी है, पराग्वे, उरुग्वे और पराना यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, मैं प्लॉट करा चुका हूं। इसी तरीके से अफ्रीका में आपको जो है वो नाइल नदी दिखाई देगी। नाइल नदी जो है वो जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहाँ आपको जो है दो नदियां दिखाई देंगी। एक जो है वो नाइल इस प्रकार से आती है जिसे श्वेत नाइल कहा जाता है, एक जो है इसे ब्लू नाइल कहा जाता है। श्वेत नाइल जो है वो विक्टोरिया झील से आती है, ब्लू नाइल जो है इथोपिया के पठार से आती है। ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक प्लेस खार्तूम, खार्तूम में ये दोनों मिलती हैं, इसके पश्चात ये नाइल कहलाती है। याद रखिए विक्टोरिया जो है वो 3 देशों से घिरी हुई है, इसमें जो है केन्या, युगांडा, तंजानिया ये 3 आते हैं। ये याद रखिएगा कि नाइल नदी का वरदान कहा जाता है किसे? नाइल नदी का वरदान कहा जाता है इजिप्ट को। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की है, लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है मकर रेखा को। इसी प्रकार से जो है वो कॉन्गो नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। फाइन। इसके अलावा जाम्बेजी नदी है जो अफ्रीका में कुछ इस प्रकार से आप पाएंगे, मैं यहाँ पर रफली अगर ड्रॉ करूं ये जो है इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। याद रखें कि यहाँ पर आपको जाम्बेजी नदी दिखाई देगी, इस यहाँ पर आपको जो है नाइजर नदी दिखाई देगी, नाइजर को जो है पाम ऑयल रिवर कहा जाता है, इस प्रकार से आप पाएंगे। तो इसे जो है वो नील नदी कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो है वो कॉन्गो नदी दिखाई देगी, इसी प्रकार से यहाँ आपको जो है लिम्पोपो नदी दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से। फाइन, तो आपको याद रखना है, ये रफली आइडिया है, ये मुख्यतः रिवर्स है। ठीक, बाकी मैंने जिनको नहीं कराया है उसे बहुत डिटेल में करा दिया। ठीक, अफ्रीका की कंप्लीट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फाइन, तो आई थिंक आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, आपने इसके नोट्स जरूर बनाए होंगे। और देखिए मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि आप सभी जो है वो जरूर आए P2I बैचेस में। देखिए मेरी एडवाइस है, क्यों कह रहा हूं मैं ये जानता हूं कि अगर कोई बच्चा वहां बैठकर इस चीज को पढ़ रहा है तो ये बच्चा जो है आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। फाइन, आप अपने विद्या के लिए, अपने एजुकेशन के लिए अगर मनी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो आपको आगे रिटर्न्स भी ये नहीं देगा। ठीक है, तो समझिए अगर आपने अपने स्टडीज के लिए एक्सपेंडिचर करा तो ये 1000 टाइम्स आपको मिलेगा। मनी नहीं, मैं सीधा कहूंगा आपकी प्राथमिकताएं जरूरी है। आप सभी अगर मोबाइल तक पहुंच रखते हैं तो ये वास्तविकता है कि अगर आप ये जो कॉस्ट है, ये जो 25,000 के आसपास का कोर्स है, 24,000 का, 23,999 या 24,000 का कोर्स है, आप इस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बस आपकी प्राथमिकताओं की बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी कोई ना कोई स्टूडेंट आकर मुझे जो है वो इस बैच में आकर ये बताएगा कि सर हमने एक दिन वीडियो देखा था और आप यहाँ तक पहुंच गए। फाइन, और याद रखें अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे तो इट इज लाइक अ एप्रिसिएशन फॉर मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।